एक अमूमी एक जो समाजी एक इशू है, इस्लाम ने किसी कुछ चीज़ों की हमें इजाज़त दी है, जिस तरह 4 शादियाँ करना किसी मर्द को कर सकता है। कोई करे, ना करे, दूसरी करे, तीसरी करे। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने एक फ़ैसला दिया था कि यहाँ पर जो दूसरी शादी की इजाज़त अगर नहीं ली जाती, तो उसका मतलब निकाह फ़स्ख़ हो सकता है पहली बीवी के डिमांड पे। तो इस पर जो है उलमाए कराम की तरफ से भी बड़े सख्त बयानात दिए गए। लेकिन उस हवाले से ज़रा कौंसल की वज़ाहत कि क्या दूसरी बेगम से इजाज़त लेना शरई तौर पर कैसा है? और क्या वो अपने निकाह फ़स्ख़ करने के हवाले से अदालत से रुजू कर सकती है या नहीं कर सकती? देखिए, जो 1961 का मुस्लिम फैमिली ऑर्डिनेंस है, उसमें आर्टिकल 6 में पॉलीगैमी के बारे में बताया गया है और उसमें ये ज़ाहिर किया गया है, बताया गया है, इन्फॉर्म किया गया है अगर कोई दूसरी शादी करना चाहता है तो उसे शादी करने के लिए यूनियन कौंसल से परमिशन लेने के लिए दरख्वास्त देनी पड़ेगी और यूनियन कौंसल उसे और उसकी बेगम को तलब करेगी वहाँ पे और वहाँ पे उन नकात पे बहस की जाएगी जिसकी वजह से वो आदमी सीख करना चाह रहा है दूसरी शादी को। और अगर यूनियन कौंसल इस फैसले पर पहुँचती है कि इस आदमी के लिए दूसरी शादी फिजिबल है तो फिर वो उसको अलाउ करती है। इसमें ना आमतुन्नास के यहाँ मशहूर ये हो चुका कि दूसरी शादी के लिए पहली बेगम का या तीसरी के लिए दूसरी बेगम और पहली और दूसरी बेगम की इजाज़त का होना ज़रूरी है और इसी तरीके से चौथी के लिए तीनों। देखिए, बेगमात की इजाज़त की बजाय कानून हमें ये कहता है कि यूनियन काउंसिल इस बात को परमिट करेगी, वो फ्री के इनकी बात को सुनने के बाद फ़ैसला करेगी। एक बात तो ये क्लियर हो जाए। दूसरी बात ये है कि शरीयत में दूसरी, तीसरी, चौथी शादी करने के ऊपर कोई कदगन नहीं है और ना ही इस चीज़ को सामने रखा गया है कि दूसरी शादी जो है वो ज़रूरत के तहत की जा रही है या किसी बग़ैर ज़रूरत के की जा रही है। उसमें जो क़ैद है वो ये है कि मर्द अगर दूसरी शादी करता है तो उसके लिए लाज़िम है कि वो इंसाफ़ करे। इंसाफ़ करने का पहलू हर तरह से होना चाहिए। अख़राजात वो उनकी ज़रूरियात के मुताबिक होने चाहिए जो कि माली अख़राजात की सूरत में है। इसी तरीके से जो शौहर का वक़्त गुज़रता है वो बराबरी की बुनियाद पे होना चाहिए। बीवी अगर वो शौहर सफ़र करने चाहता है तो फिर वो बारियाँ मुकर्रर करके अपनी बीवियों को अपने साथ सफ़र के ऊपर लेकर जाए। शरीयत ने तो बहुत वज़ाहत के साथ उन तफ़सीलात को बयान कर दिया है जो एक से ज़्यादा शादियों की सूरत में किसी भी मर्द के ऊपर आयद होती हैं। इसी तरीके से जो निकाह ख़त्म करने का एक तरीक़ा तलाक़ है जो कि 1961 के ऑर्डिनेंस के अंदर मौजूद है। बिल्कुल इसी तरीके से एक तनसीख़ निकाह का कानून भी है 1939 का, डिसोल्यूशन ऑफ मैरिज। और जो 1939 का डिसोल्यूशन ऑफ मैरिज है वो सर्टेन रीज़न्स बताता है जिसकी बुनियाद पे अदालत निकाह ख़त्म कर सकती है। देखिए, मियाँ और बीवी के दरमियान जो निकाह का ताल्लुक़ है उसे ख़त्म करने के मुख्तलिफ़ अंदाज़ हैं। एक है तलाक़ जो मर्द देता है, एक है खुला जो बीवी डिमांड करती है और वो खुला अगर मर्द मान लेता है कि मैं देता हूँ तो उसकी सूरत में तलाक़ हो जाएगी, उनके अंदर सेपरेशन हो जाएगी। लेकिन एक तरफ़ा तौर पे खुला की कार्रवाई नहीं की जा सकती है। उलमा बहुत स्ट्रिक्टली इसके ऊपर अभी भी कायम हैं। हाँ, ऐसा ज़ुल्म और नाइंसाफ़ी जहाँ पे शौहर बात भी नहीं करता है और तलाक़ भी नहीं देता है तो ऐसी सूरत हाल एक्सेप्शन की सूरत में है और इसके ऊपर फिर दूसरी राय इख्तियार करते हैं। अब अदालत ने एक बड़ा फ़ैसला ये किया कि एक खुला या तलाक़ का प्रोसीजर कोर्ट के अंदर था जिसमें शौहर ने उस प्रोसीजर के दरमियान ही दूसरी शादी कर ली। तो अदालत का फ़हम इस नतीजे पर पहुँचा कि ये जो दूसरी शादी है ये पहली बीवी को इस बात की इजाज़त दे रही है कि वो अपने निकाह को फ़स्ख़ कर ले, अपने निकाह को ख़त्म कर ले। हालाँकि शरीयत में इस तरह का कहीं पर भी कोई मामला नहीं है। तो आइली मैटर्स के अंदर ख़ास तौर पे तलाक़, खुला और फ़स्ख़ निकाह के हवाले से कौंसल की रिज़र्वेशन अभी भी मौजूद हैं और वो समझती है कि मौजूदा कानून में सुकम है और उसे देखे जाने की, रिविज़िट किए जाने की ज़रूरत है।